नमस्ते साथियों, आज का जो अपना टॉपिक है वो परमाणु एवं अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। हमने अपनी लास्ट क्लास में परमाणु के बारे में अध्ययन किया था कि परमाणु क्या है, इसके बारे में किसने क्या कहा था, और परमाणु की जो मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम थोड़ी सी कुछ बातें परमाणु के बारे में बात करेंगे और उसके बाद अणु के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद अगर टाइम बच जाता है तो परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि कल जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि परमाणु क्या होता है। कि डाल्टन ने ये बात कहते हैं कि पदार्थ का वह अविभाज्य कण परमाणु कहा था उससे। लेकिन परमाणु की जो हम परिभाषा देते हैं उसके लिए परिभाषा ये दी जाती है कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो बिल्कुल माइंड में क्लियर होने से कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से जो भाग लेता है वो क्या होता है, परमाणु होता है। दूसरी बात, पदार्थ की जो संरचनात्मक इकाई है वो भी क्या कहलाएगी, परमाणु। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात परमाणु अस्थायी होता है। तो ये बात हम यहाँ पे लिखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में ये तीन चार महत्वपूर्ण बातें लिख रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रियाओं में स्वतंत्र रूप से, रासायनिक अभिक्रियाओं में स्वतंत्र रूप से भाग लेता है। कौन भाग लेगा, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, वो क्या होता है, परमाणु होता है। दूसरा पॉइंट कि पदार्थ की संरचनात्मक इकाई, पदार्थ की संरचनात्मक इकाई, पदार्थ किससे बना होगा, परमाणु से बना होता है। और अब यहाँ से एक विषय रखने, परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, अर्थात परमाणु अस्थायी होता है। अर्थात परमाणु क्या होता है कि परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, अर्थात परमाणु अस्थायी होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात के तो अपवाद याद करना है, अक्रिय गैस के जो परमाणु होते हैं, अक्रिय गैसों के जो परमाणु होते हैं वो स्थायी अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे आपने अक्रिय गैसों में पढ़ा है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन। ये क्या है, अक्रिय गैसें हैं और इनका जो परमाणु होता है वो स्थायी रूप से पाया जाता है। तो इसका एक रीज़न है कि जो अक्रिय गैसें होती है क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है, इस कारण से किसके साथ क्रिया नहीं करते हैं। इनका अष्टक पूर्ण होता है क्योंकि ये अक्रिय गैसें, इसका रीजन के इनका अष्टक पूर्ण होता है, इस कारण से इनका अष्टक, अक्रिय गैसों का अष्टक पूर्ण होता है। इस कारण यह परमाणुीय रूप से स्थायी होते हैं। ये परमाणुीय रूप से क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो फिर से बात करें कि परमाणु एवं अणु, तो परमाणु के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बता दिया। कुछ विशेष बिंदु तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो स्वतंत्र रूप से, रासायनिक अभिक्रियाओं में स्वतंत्र रूप से जो भाग लेता है उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और पदार्थ की जो संरचनात्मक इकाई वो भी क्या होगी, परमाणु होगी। और परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, इस कारण से परमाणु क्या होता है, अस्थायी होता है। लेकिन जो अक्रिय गैसें होती है वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात वो कौन से रूप में होती है, परमाणुीय रूप में होती है। तो उसका मेन रीजन क्या है कि उनका अष्टक है वो क्या होता है, पूर्ण होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अणु। दो या दो से अधिक समान या असमान परमाणु का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। और विशेष बात कि अणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है जिसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपका हो गया।
इसके बाद देखो हम आगे बात करेंगे कि अणु के बारे में बात करेंगे। तो अणु को समझने के लिए, अणु अर्थात तो मॉलिक्यूल्स, एक तो काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूजन होता है और काफ़ी बार ये भी रहता है डिफरेंस कि सर अणु और परमाणु में हम अंतर या डिफरेंस कैसे करें। तो बिल्कुल यह कंसेप्ट में समझाऊंगा कि अंतर क्या होता है। कि सबसे पहले हम यहाँ लिख रहे हैं अणु, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। सबसे पहले तो बात याद होनी चाहिए कि जब दो या दो से अधिक समान या असमान, अब बच्चे क्या होते हैं बहुत बार जैसे H2 लिखा है, Cl2 लिखा है, N2 लिखा है, इनको अणु मान लेता है। लेकिन जब H2O लिखते हैं तब इसको कहते हैं यौगिक है, लेकिन इस यौगिक का सबसे छोटा भाग वो अणु के रूप में ही माना जाता है। तो डेफिनेशन में इसके इस प्रकार से लिखेंगे अणु या मॉलिक्यूल्स के लिए कि दो या दो से अधिक, क्या लिखा है, दो या दो से अधिक समान या असमान परमाणुओं के समूह से बने पदार्थ को, परमाणु के समूह से बने पदार्थ को अणु कहते हैं। क्या कहता है कि दो या दो से अधिक समान या असमान परमाणु के समूह को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अब यहाँ पे समान का मतलब तो क्या हुआ, जैसे H2, इसमें दोनों परमाणुओं वो हाइड्रोजन समान है, तो समान अणु के रूप में माने तो H2 हो गया। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा, असमान, जैसे असमान के रूप में क्या है, CO2, इसका मतलब एक कार्बन दो ऑक्सीजन, में लिख दिया H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो ये तो किसके एग्जाम्पल हो गए, असमान के। और H2O लिखा आपने, Cl2 लिखा है, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, समान के। तो दो या दो से अधिक समान या असमान परमाणुओं के समूह से बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। और अणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में, अणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। समझने की कोशिश करो, जैसे ये एक हाइड्रोजन परमाणु है और ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है, ये एक हाइड्रोजन परमाणु और ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु। तो इन दोनों के मिलने से आपका ये H2 अणु बनेगा। इन दोनों के मिलने से ये क्या बनेगा, आपका H2 अणु का निर्माण, H2 का निर्माण हो गया। इसका मतलब देखो ये दोनों तो क्या हो गए आपके परमाणु, और दो समान परमाणु मिल गए तो ये क्या हो गया, आपका अणु हो गया। लेकिन परमाणु वाली इस कंडीशन में इसका अष्टक पूर्ण नहीं है, इस कारण से ये क्या होगा, अस्थायी होता है। क्या होता है, यह अस्थायी होता है। और यहाँ पर जो अणु है इसका अष्टक पूर्ण होने के कारण ये क्या होता है, स्थायी होता है। तो ये बात बिल्कुल यहाँ कंसेप्टली आपको क्लियर होना चाहिए कि जब दो परमाणु मिल रहे हैं और ये अणु इसलिए बना रहे हैं कि इनका अष्टक पूर्ण हो जाए और ये स्थायी हो जाए। तो दो परमाणु जैसे H हमने एग्जाम्पल लिए, वो क्या है, अस्थायी, और दोनों के मिलने से जो अणु बन गया वो क्या हो गया, स्थायी। प्रत्येक वस्तु चाहती है कि उसको स्थायित्व प्राप्त हो। यहाँ तक की बात आपकी क्लियर है। अब उसके बाद कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन आता है कि सर ये तो समझ में आता है H2 और Cl2 को अणु बोलते हैं, इनको भी अणु, क्योंकि इनको नॉर्मली आप क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं। तो समझने की कोशिश करना कि जो अणु है वो दो प्रकार के होते हैं। क्या लिखा है, अणु दो प्रकार के होते हैं, एक तत्व के अणु और एक यौगिक के अणु। तत्व के अणु का तो मतलब होता है कि जब परमाणु है उनका समान हो तब तो वो कहलाएंगे तत्व के अणु, और अलग अलग तत्व अलग अलग परमाणु से जो यौगिक बनता है अगर उसका अणु होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, यौगिक के अणु। तो यहाँ से देखो ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पर लिख रहे हैं कि तत्वों के अणु, और दूसरा लिखा मैंने यौगिक के अणु। तत्व के अणु, दूसरी बात क्या लिखी हमने, यौगिक के अणु। अब जो तत्व के अणु की बात करें तो समान परमाणु से जो बने होंगे वो तत्व के अणु कहलाएंगे। जैसे H2 हो गया आपका, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, N2 हो गया। तो ये क्या हो गए, तत्वों के अणु हो गए। अब हम बात करें यौगिक के अणु, जिनके आप जैसे लिखते हो आप H2, NH3, CO2,
CH4। ये किसके अणु हो गए? यौगिक के अणु। अब यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूँ, समझने की कोशिश करना। आपने एक पात्र लिया, उस पात्र में यहाँ जल भरा हुआ है, उस पात्र में क्या भरा हुआ है? आपका जल भरा हुआ है। तो उस पात्र में जल भरा हुआ है। अब जल का मतलब यौगिक हो गया, तो यौगिक का मतलब क्या हुआ? उसमें बहुत सारे H2 होंगे। उन बहुत सारे H2 में से अगर आप एक H2 को अलग करोगे तो उस कंडीशन में उसको आप क्या कह सकते हो? अणु कह सकते हो। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो वहाँ आंसर क्या होगा? अणु होगा। बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको कि माइंड में कोई गलती ना हो, कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण, पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, वो क्या होता है? अणु होता है। कहीं यहाँ परमाणु करके आ जाओ कि स्वतंत्र अवस्था का मतलब परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होगा, अर्थात वहाँ आंसर क्या होगा? अणु। तो बिल्कुल माइंड में आपकी बात क्लियर होनी चाहिए। फटाफट हम वापस रिपीट करते हैं कि जो अणु है, दो या दो से अधिक समान या असमान परमाणु का समूह होता है। विशेष बात थी कि प्रकृति में कौन सी अवस्था में? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अणु का डिवाइडेशन दो प्रकार से कर सकते हैं, तत्व के अणु के रूप में और यौगिक के अणु के रूप में। यहाँ पर यह बात इंपॉर्टेंट है कि कभी क्वेश्चन आ जाए कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, और पहला ऑप्शन आपको परमाणु मिलेगा, तो आप सीधा उस पर टिक कर दोगे। ना बेटा ना, वहाँ टिक क्या किस पे करना है? अगर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है तो बिल्कुल उसका आंसर क्या लिखना है आपको? अणु लिख के आना। हाँ, अगर ये होगी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, तब आंसर क्या होगा आपका? परमाणु होगा। और मेन अंतर परमाणु और अणु में यही है कि दोनों पदार्थ के सूक्ष्म कण होते हैं, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। इसका आंसर कुछ परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण कर लेते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो इतना हो गया। इसके बाद एक इस अणु वाले टॉपिक में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है परमाणुकता, और काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि आपको कोई अणु दिया हुआ मिलेगा, बताओ इसकी परमाणुकता क्या होती है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे एटॉमिसिटी बोलते हैं। क्या लिखा मैंने? परमाणुकता। सीधी सी बात है कि किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। तो सीधे से लिख सकते हैं कि किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या, किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। देखो क्वेश्चन क्या आता है, अब यहाँ से आप समझना। जैसे हम बात कर रहे हैं अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें में क्या आता है आपका? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन। रेडोन एक अक्रिय गैस है। तो इनकी परमाणुकता कितनी होगी? अब मैंने कहा कि हीलियम होता है, वो चाहे परमाणु अवस्था हो या अणु अवस्था हो, उसमें एक ही परमाणु होता है। कभी भी हीलियम H2 नहीं बनाता, He3 नहीं बनाएगा। तो सीधी बात है, जो अक्रिय गैसें होती है, प्रश्न आया हुआ है हीलियम अणु में, ऐसा आएगा हीलियम अणु में हीलियम की परमाणुकता कितनी होती है। तो सीधी बात है ये अक्रिय गैसें हैं, इनको अकेला रहना पसंद है, किसी का हाथ से भी इनको पसंद नहीं है, अकेला मतलब सिंगल रहते हैं। तो इन सब की परमाणुकता कितनी होती है? एक होती है, और इनको आप एक परमाणु कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? एक परमाणु। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे आपका H2 है, H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2। अगर आप यहाँ पर आप गौर से देखोगे तो इन सब में, इनके इस अणु के अंदर, इन सभी अणुओं के मध्य इनमें
कितने परमाणु है? 2, तो इनकी परमाणुकता कितनी होगी? H2 2 हाइड्रोजन से बना है, N2 3 से बना है, ऑक्सीजन N2 2 से बना है, ऑक्सीजन 2 से, मतलब ये सब जितने भी अणु हैं वो समान 2 परमाणुओं के मिलने से बने हैं, तो इनकी परमाणुकता 2 होगी, या इसको आप द्विपरमाणुक कह सकते हो। बिल्कुल एज इट इज ऐसा आपको एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद को हम बात करें, एक अच्छा एग्जाम्पल आता है O3। O3 को आप क्या बोलते हो? ओजोन। O3 को आप क्या बोलते हो? ओजोन। तो सीधी बात है, ओजोन में O3 ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 3। ऑक्सीजन का ये अपर रूप है, तो सीधी सी बात होनी चाहिए कि इसकी परमाणुकता कितनी होती है? 3 होती है, जिसको हम त्रिपरमाणुक बोल सकते हैं। प्रश्न आ गया कि O3 की परमाणुकता कितनी होती है, तो आंसर कितना होगा? 3। इसके बाद हम बात करें यहाँ से याद करना विशेष, फॉस्फोरस। पी का मतलब होता है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के एक अणु के अंदर कितने परमाणु होते हैं? फॉस्फोरस के 4। फॉस्फोरस के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 4। तो इसकी परमाणुकता कितनी होगी? 4 होगी। इसको चतुर्परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्परमाणु कहते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर परमाणुकता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो वो आता है सल्फर के लिए। सल्फर के लिए, सल्फर का जो मुख्य अपरूप होता है जिसमें S8 मिलते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि सल्फर के एक परमाणु में, सल्फर के एक अणु में कितने सल्फर परमाणु पाए जाते हैं? 8 पाए जाते हैं। तो इसकी परमाणुकता कितनी होती है? 8 होती है। एनसीईआरटी में अगर लिखोगे तो आपको उसके सामने बहुपरमाणु लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि संख्या, परमाणु की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल याद करना है कि सल्फर की परमाणुकता, सल्फर अणु की परमाणुकता कितनी होती है? 8 होती है। और इसको नॉर्मली हम क्या बोल देते हैं? बहुपरमाणुक कहते हैं। उम्मीद है चीज़ें कंसेप्टली आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ से एक बात हो जाती है कि सल्फर के 8 जो परमाणु है, सल्फर अणु का मतलब एक हो गया। सल्फर अणु में जो 8 सल्फर के परमाणु हैं उनकी संरचना किस प्रकार से होती है? तो इसकी संरचना होती है क्राउन शेप, मतलब ताज होता है उसकी तरह से बनी होती है, मुकुट के समान। तो कैसे बनाते हैं? 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बनी होती है। फिर मतलब ये मुकुट के रूप में हो गई। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है? सल्फर S8। क्या लिखा है? सल्फर S8। तो इसकी जो शेप होती है वो क्राउन शेप होती है, क्राउन शेप होती है। क्या होती है इसकी शेप? क्राउन शेप होती है। और काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। अगर इस अणु का टॉपिक है, अणु के अंदर कितने परमाणु होते हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? परमाणुकता से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा तो इस प्रकार से पूछा जाता है कि हीलियम के एक अणु में, हीलियम के एक अणु में क्या लिखा है? हीलियम के एक अणु में कितने परमाणु, हीलियम के एक अणु में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? तो क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा? पहला ऑप्शन A 0, B में 1, C में 2, D में 3। तो हमें पता है हीलियम होता है ये रहा। हीलियम कैसा है? परमाणुकता 1 होगी, एक परमाणु का है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो उम्मीद है एक छोटा सा टॉपिक था परमाणुकता, बिल्कुल बात क्लियर है। तो माइंड में क्लियर होना चाहिए परमाणुकता का मतलब किसी भी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या परमाणुकता कहलाती है। बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जो अक्रिय गैसें होती है, अक्रिय गैसों की परमाणुकता कितनी होती है? एक जो ये H2N2 O2 F2 Cl2 Br2 है, इन सब की 2 विशेष आपको इनकी याद करनी, क्योंकि ये तो नॉर्मल आप जानते हो। ओजोन की जो परमाणुकता होती है वो 3 होती है, फास्फोरस की परमाणुकता 4 होती है, और सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है? 8 होती है। और जो सल्फर होता है S8 उसकी जो विशेष शेप पर्टिकुलर अलग से बनती है, उस शेप को बोलते हैं क्राउन इस शेप। इसका आप स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद आगे टॉपिक को हम बढ़ाते हैं, जिनमें नॉर्मली कुछ शब्द हैं जो आपने पढ़े होंगे, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब आगे बात करें इसके कि इसके बाद देखो यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो अगला हम टॉपिक ले रहे हैं। अब देखो जब भी हम
पढ़ेंगे परमाणु के बारे में, ये तो अणु की जो बातें थी विशेष जो मैंने आपको बता दी, जब भी हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ शब्द अपने बार बार काम में आता है। परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, तत्व को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कि परमाणु क्रमांक ऑब्लिक परमाणु संख्या, जिसको आप क्या कहते हो, एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर। वैसे आपको पता होगा, नहीं भी हो तो हम बात कर लेते हैं। जैसे आपने कभी भी सोचा कि आवर्त सारणी का पहला तत्व हम किसको मानते हैं, हाइड्रोजन को मानते हैं, तो कहते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो ये हीलियम और सोडियम नाराज़ हो गए, बोला हाइड्रोजन को नंबर 1 पर क्यों रखा, नंबर 1 पर तो हम आएंगे। तो इसका उन्होंने एक तरीका निकाला कि किसको नंबर 1 पर रखना, तो किसी भी परमाणु या तत्व में जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसी को परमाणु क्रमांक के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बिल्कुल क्लियर मुझे, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होने का मतलब है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होने का मतलब है कि सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। हीलियम का यदि परमाणु क्रमांक 2 है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या लिखिए तो इसका सीधा संबंध एक ही बात से है कि उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, क्या कि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या का मतलब है कि परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है वो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। दूसरी बात, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को जेड से प्रदर्शित किया जाता है। किससे लिखते हैं, जेड से प्रदर्शित। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद यहाँ से एक बात याद करनी है कि जब परमाणु उदासीन हो, तो आप ये कह रहे हो कि सर आपने ये तो कह दिया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जितना होगा उतने उसमें प्रोटॉन होंगे। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। इसका मतलब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11 है। चलो प्रोटॉन का तो हमें पता चल गया उसमें 11 होगा, तो बताओ उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो सीधी सी बात है, यदि परमाणु उदासीन है तो उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही संख्या में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि उदासीन परमाणु में क्या लिखा है, उदासीन परमाणु में बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब भी उदासीन परमाणु होगा तो जितने उसमें प्रोटॉन की संख्या होगी उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तब आप कहोगे कि सब परमाणु के जो मौलिक कण थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके बारे में तो पता चल गया कि जितना परमाणु क्रमांक होंगे उतने उसमें प्रोटॉन होंगे, और उदासीन परमाणु है तो उसमें उतनी ही संख्या में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। लेकिन सर न्यूट्रॉन का कैसे पता चलाएं, हमें ये क्या पता चलेगा इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं। पहली बात सुन लेना बेटा, किसी भी तत्व के जो परमाणु होते हैं उनमें न्यूट्रॉन की संख्या फिक्स नहीं होती है, कम बेसी हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे कार्बन की बात करें, जैसे C612, C613, C614, तो कार्बन के इस तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, इसमें न्यूट्रॉन 7 है और इसमें न्यूट्रॉन 8 है। कहने का मतलब है कि न्यूट्रॉन की संख्या है वो स्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है, चेंज होती रहती है। तो किसी भी परमाणु के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है वो अस्थायी होगा, उसकी संख्या फिक्स नहीं होती। इतनी बात यहाँ से आपकी बात क्लियर हो जानी चाहिए। इसके वजह से अगर आपको जो प्रश्न है वो
हो गया कि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या की हमने यहाँ बात कर ली। अब समझने के हिसाब से कभी भी जैसे आ गया कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होती, 2 होगी। इसके बाद दूसरा इसी से रिलेटेड टॉपिक हम लेते हैं, फिर इन दोनों का एक दो सवाल भी हल करेंगे कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे द्रव्यमान संख्या, क्या लिखिए, द्रव्यमान संख्या, जिसको हम कह रहे हैं मास नंबर। द्रव्यमान संख्या जिसको मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मास संख्या लिखी है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या का मतलब उसके बाहर से, द्रव्यमान संख्या का मतलब उससे क्या है, बाहर से। तो द्रव्यमान संख्या की बात करें तो द्रव्यमान संख्या का सीधा सा मतलब है कि किसी परमाणु के नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, और इसे कैपिटल ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके लिए अगर लिखना चाहें कि द्रव्यमान संख्या, तो याद क्या रखना है, परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में। और वैसे ही आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संख्या की। तो इसको इस प्रकार से समझे कि प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से प्रदर्शित। द्रव्यमान संख्या को किससे लिखा जाता है, ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, द्रव्यमान संख्या को अगर हम ए से लिखते तो ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो पी प्लस एन हो गया, ए बराबर पी प्लस एन। अब क्या होता है कि किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने प्रोटॉन होंगे। द्रव्यमान संख्या देखकर अगला आपको न्यूट्रॉन की संख्या पूछ सकता है, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या देखकर आपको क्या पूछ सकता है, द्रव्यमान संख्या पूछ सकता है। अगर न्यूट्रॉन निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एन बराबर ए माइनस पी। तो ये बातें आपके माइंड में बिल्कुल होनी चाहिए कि द्रव्यमान संख्या की बात करें तो ए बराबर क्या हुआ, पी प्लस एन, एन बराबर ए माइनस पी। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, परमाणु क्रमांक, किसकी बात करें, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। तो एक ही बात क्लियर होनी चाहिए कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या रिप्रेजेंट किससे करेंगे, जेड से। और क्या लिखा, उदासीन परमाणु में, उदासीन परमाणु में प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या, उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। फिर हम स्टार्ट करें किसके बारे में, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है वो द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसके ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर पी प्लस एन, एन बराबर ए माइनस पी। अब यहीं से एक थोड़ा सा और चीज़ बनती है आपकी, तत्व को प्रदर्शित करना। तत्व को प्रदर्शित करना, तत्व को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है जिसमें उसका परमाणु क्रमांक आ जाता है, उसका प्रतीक आ जाता है, उसकी द्रव्यमान संख्या आ जाती है। अब जो उसकी द्रव्यमान संख्या आ जाए और उसका परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉन की संख्या आ जाए, तो द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन की संख्या आए तो वहाँ से हम न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। और परमाणु उदासीन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या का भी हम पता चल जाता है। तो द्रव्यमान को, परमाणु को प्रदर्शित करने का तरीका या तत्व को प्रदर्शित करने का मतलब है कि उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो अपने को प्राप्त हो जाए। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ कि तत्व को प्रदर्शित करना। क्या लिखा मैंने, तत्व को प्रदर्शित करना। तो तत्व को प्रदर्शित करने का तरीका है कि इस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ मैंने बना दिया एक्स, इसके सिर के ऊपर तो बिठा दिया मैंने एक को, और इसके पैरों में जमीन तले रख दिया किसको, हमने जेड को। जेड सबसे लास्ट में आता है तो नीचे बिठा दिया इसको, और ए सबसे पहले आता है तो इसको कहाँ बिठा दिया, ऊपर आप बिठा दिया। तो ए सबसे पहले तो ऊपर आ गया, जेड कहाँ गया, नीचे। अब यहाँ से आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पर जो हमने एक्स लिखा है इसका मतलब है तत्व का प्रतीक। एक्स का मतलब क्या है, तत्व का प्रतीक है। और ए जो ऊपर लिखा है इसका मतलब क्या है, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या, ये परमाणु की द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। और जेड क्या है, जेड क्या है, तत्व का
परमाणु क्रमांक। जेड क्या है? तत्व का परमाणु क्रमांक। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तत्व को प्रदर्शित करने का तरीका ये रहेगा, एक्स के ऊपर तो आ जाएगा ए, नीचे रहेगा जेड। तो एक्स का मतलब तत्व का प्रतीक, ए का मतलब द्रव्यमान संख्या और जेड का मतलब हो गया है तत्व का परमाणु क्रमांक। जैसे एग्जाम्पल हमें एक समझने के हिसाब से यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा Na, क्या लिखा है? Na, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। तो वो नीचे लिख दिया। इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है? 23 होती है। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 23। तो इसका मतलब क्या हुआ? तत्व कौन सा है? सोडियम। ये Na क्या हो गया? सोडियम का परमाणु क्रमांक। Na का मतलब जानते हो, सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na होता है। और 23 क्या हो गई? सोडियम की द्रव्यमान संख्या। सोडियम की द्रव्यमान संख्या। अब यहाँ से क्लियर है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो परमाणु क्रमांक 11 होने का मतलब है कि सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 11 होगी। अब देखो, परमाणु उदासीन है, कोई प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो भी कितनी होगी? 11 होगी। अब तीसरा मौलिक कण क्या बच गया? यहाँ पे न्यूट्रॉन। क्या हो गया? न्यूट्रॉन ज्ञात करना है। अब जब न्यूट्रॉन ज्ञात करना है तो हमें पता है कि द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा दो। द्रव्यमान संख्या में से क्या घटा दो? प्रोटॉन की संख्या। तो सीधी बात है कि 23 में से 11 जाएगा तो कितने बच जाएंगे? 12। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। क्या हो गई? न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? इसमें 12 हो गई। तो इस प्रकार से जो छोटी छोटी चीज़ें हमने पढ़ी है, इनका अपना जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नहीं तो इसमें कभी कभार गलती हो जाती है। अब जो अगला जो सवाल है वो घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है, तो वो अपने को पता होना चाहिए। देखो एक सवाल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। देखो, एक तत्व जिसमें 16 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन तथा 16 न्यूट्रॉन है। एक तत्व जिसमें कितने प्रोटॉन है? 16 तो प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है और 16 न्यूट्रॉन है। उस तत्व को प्रदर्शित करें। उस तत्व को क्या करें? प्रदर्शित करें। अब समझना गलती है, बात विशेष, प्रोटॉन की संख्या 16 है, तो प्रोटॉन की संख्या 16 होने का मतलब उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 16 होगा। प्रोटॉन की संख्या 16 होने का मतलब उसका परमाणु क्रमांक 16 होगा। और 16 पे क्या आता है? सल्फर आता है, गंधक आता है। तो सल्फर को मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या 16, तो 16 लिख दिया। अब देखो, इसके प्रदर्शित करना, इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा? द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन की संख्या 16 और न्यूट्रॉन की संख्या 16, तो द्रव्यमान संख्या का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 16 प्लस 16 कितने हो गए? 32। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 32। अब इस तत्व को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ घुमा दी कि उसमें उसने इलेक्ट्रॉन कितने बताए? 18 बताए। अब 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन 16 है, तो प्रोटॉन 16 अगर वो उदासीन कंडीशन में होता, अगर वो तत्व परमाणु अगर उदासीन कंडीशन में होता तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी 16 होते। 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा है, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन हम ग्रहण करेंगे तो निशान किसका आता है? माइनस का आता है। तो यहाँ पर 2-, इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे तो कुछ चीज़ें होती बिल्कुल। अब जो 2- का मतलब क्या हो गया कि सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, तो 16 प्रोटॉन तो 16 इलेक्ट्रॉन, और 2- का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो कुल इलेक्ट्रॉन उसके कितने हो गए? 18। तो इस पर से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो आज की जो क्लास थी उसमें बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट जो अपने को बिल्कुल आने चाहिए उनके बारे में हमने बात की है। कल की क्लास में इस टॉपिक को हम और आगे बढ़ेंगे, जिसमें इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें की बात करने वाले। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।